चलें जनाब। ऑस्किलेशंस क्या होती हैं? ऑस्किलेशंस क्या नाम है ऑस्किलेशंस को आसान अल्फाज में कहने के लिए? वाइब्रेशंस। अब वाइब्रेशन का मतलब जिस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में वो है वाइब्रेटरी मोशन। कैसा होता है वाइब्रेटरी मोशन? क्या चीज फिक्स होती है, क्या चीज जरूरी है? बैक एंड फ्रॉथ या टू एंड फ्रो। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, टू एंड फ्रो कहां से? मीन पोजीशन। टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑस्किलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। और जो वेव्स बनती है इन वेव्स को हम क्या कहते हैं आपके पास? ऑस्किलेशंस या ऑस्किलेशंस। चैप्टर शुरू होता है, इस चैप्टर में एक सर्टेन मोशन को डिस्कस करना है, वो हो गया वाइब्रेटरी मोशन। लेकिन कौन सा वाइब्रेटरी मोशन? उसके लिए आपके पास क्या था? पीरियोडिक मोशन। व्हाट डू वी मीन बाय पीरियोडिक? एक सर्टेन टाइम के बाद अगर अपने आप को कोई चीज रिपीट कर रही है हम उसके लिए यूज करते हैं पीरियोडिक। और एक सर्टेन टाइम के बाद अगर कोई मोशन अपने आप को रिपीट करता है ऐसा मोशन आपके पास कौन सा होता है? पीरियोडिक मोशन। यानी अगर मैं इसकी एक लाइन डेफिनेशन लिखूं, रिपीटिशन ऑफ अ मोशन आफ्टर अ सर्टेन टाइम इंटरवल। और ये सर्टेन टाइम इंटरवल फिक्स है। अगर 1 सेकेंड है तो हर दफा वो 1 सेकेंड बाद ही अपने आप को रिपीट करेगा। अगर 10 सेकेंड है तो हर दफा वो 10 सेकेंड के बाद ही अपने आप को क्या करेगा? रिपीट करेगा। पीरियोडिक मोशन में से भी जो हमें डिस्कस करना है थ्रू आउट वो कौन सा मोशन है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक और चीज, जब हम मोशन डिस्कस कर रहे हैं ये ऑस्किलेशंस के लिए, इसमें जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन कहां से आई? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कहां से आई? क्योंकि एक आसान अल्फाज के अंदर एक सिंप्लिसिटी के लिए मैं ये बात करता हूं कि भाई देखिए वेलोसिटी एंगुलर वेक्टर है और वेक्टर दो चीजों से मिलकर बना है, मैग्नीट्यूड प्लस इट्स डायरेक्शन। हो सकता है मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता हो पर उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या हो रही होगी? चेंज। और जब एक भी चीज चेंज होगी तो ओवरऑल रिजल्ट में फर्क आएगा और वो चेंज इन डायरेक्शन आपके पास पैदा करती है एंगुलर एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन। क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन? ये स्प्रिंग है एक नॉर्मल स्टेट के अंदर, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस स्प्रिंग को क्या कर दिया? स्ट्रेच कर दिया। जब स्ट्रेच करा है, खींचा है, तो इसका मतलब क्या लगाई होगी? फोर्स। और जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं उसमें क्या प्रोड्यूस होती है? एक्सेलरेशन। अगर मैं इसको जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं ये मूव उसी डायरेक्शन में करती है ना, क्या ये भी ऐसी मूव करेगा? क्या होगा? ये ऐसे हो जाएगा कुछ, यानी कि इसकी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगी? ओपोजिट। एक्स जो है वो कैसा होगा? इसका ओपोजिट। जितना जोर से यानी जितना दूर आप खींचेंगे उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन और उतनी ही तेजी से क्या होगा? ये वापस आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट।
और क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है तो यहाँ कौन सा साइन आएगा, माइनस। तो ये इक्वेशन हम जहां भी देखें वो इक्वेशन कौन से मोशन की है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हाट डू वी मीन बाय एक्स एंड एक्स नॉट, क्या फर्क है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, एक फर्क है, हाँ, दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और उससे एक पॉइंट भी कम होगा दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट। यानी स्प्रिंग मैक्सिमम 1 मीटर खिंच सकता है, अगर वो 0.99 भी है तो डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन जब वो 1 मीटर होगा उसी टाइम पे हम उस डिस्प्लेसमेंट को क्या कहेंगे, मैक्सिमम, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं। अच्छा, बुक के अंदर एम्पलीट्यूड के लिए एक और सिंबल यूज किया गया है, ए। अच्छा, किस बुक की बात कर रहा हूं मैं, सिंध बोर्ड की, दूसरी बुक्स के अंदर जो आपको एमडी कैट के लिए चाहिए उसके अंदर आपके पास डिस्प्लेसमेंट के लिए एक और सिंबल यूज होता है, और वो क्या होता है, ए भी कहते हैं और ए नॉट भी कहते हैं। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है बेटा। ये कौन सी वेव बनी हुई है, मैं अच्छा लेबलिंग कर देता हूं, फिर आप लोग बता दिए। मैं बात कर रहा हूं एंगल्स की, 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π। ये कौन सी वेव बनी हुई है, ये साइन वेव है, कोसाइन वेव है, साइन वेव है। कैसे पता चला, 0 के ऊपर अगर ये वेव 0 है, क्या मतलब, साइन 0 आपके पास कितना है, अगर मैं साइन के 0 डिग्री पे आंसर निकालूं तो क्या मिलेगा मुझे, 0, और 0 डिग्री के ऊपर ये वेव भी क्या है आपके पास, वैल्यू में 0। मैक्सिमम कहां तक जारी है, साइन 90 बेसिकली होता है 1, और ये इसका मैक्सिमम आंसर है। और ये वेव भी कहां तक जारी है, मैक्सिमम π/2 पे 90 डिग्रीज होता है, और अगर उसे रेडियन में कन्वर्ट कर दें तो कितना हो जाता है, π/2। फिर साइन 180 के ऊपर दोबारा 0 हो जाती है। तो मैं अगर इस पूरी वेव को कंप्लीट करके एक दफा और ड्रॉ कर रहा हूं तो दोबारा देख लीजिएगा, फिर आप लोगों को एक कंप्लीट साइन वेव अगर मैं बनाऊं, इस लाइन को क्या कहते हैं कुलसुम, इस लाइन को क्या कहते हैं, क्या ये एक्चुअल में प्रेजेंट होती है, ये तो इमेजिनरी लाइन है। इस लाइन को एक नाम दिया जाता है, क्या नाम है इस लाइन का, कोई बोला क्या, दिस इज वेव फ्रंट, इमेजिनरी लाइन। ये कौन सी लाइन कहलाती है, वेव फ्रंट एक इमेजिनरी लाइन है जिसे हमने अपने लिए बनाया हुआ है, सिर्फ दिखाने के लिए कि साइन की वैल्यूज कैसे चेंज। साइन 0 पे 0, साइन 90 पे मैक्सिमम, साइन 180 पे 0, साइन 270 पे मैक्सिमम, और 360 पे दोबारा 0। इस वेव की अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो yt इज इक्वल्स टू x0 साइन थीटा। थीटा क्या है उसका, एंगल। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, ओमेगा बराबर होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां से थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय टी। क्योंकि वेव रिपीट हो सकती है तो हमें ओमेगा चाहिए, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। तो मैं इस थीटा की जगह क्या रख सकता हूं, ओमेगा टी। तो इसकी इक्वेशन क्या हो गई, y ऑफ t इज इक्वल्स टू x0 साइन ओमेगा टी। यहां तक कोई मसला। अब इसी वेव को मैं कोसाइन वेव में बना रहा हूं। क्या फर्क है, 90 के ऊपर ये कितनी हो गई, 0, जबकि 0 के ऊपर ये कितनी थी, 1। साइन 90 और कॉस, साइन की वैल्यू 1 और कॉस की वैल्यू 1 में कितना डिफरेंस है,
90। कितना डिफरेंस है? 90। कैसे? साइन 0 पे 0, साइन 90 पे 1 और कॉस 90 पे 0 और कॉस 0 पे 1, यानी साइन के मुकाबले में कॉस 90 डिग्रीज आगे। तो अगर मैं यही इक्वेशन कॉस के लिए लिखूंगा तो वो कितनी हो जाएगी? x0 साइन, अब जो आपके पास ओमेगा टी है अगर आप उसके अंदर π/2 ऐड कर दें तो अब ये पूरी चीज क्या बन जाएगी? कॉस का ओमेगा। ये बात क्लियर हो गई? साइन को आप 90 डिग्री आगे बढ़ाते रहे, वो आपको कॉस पे वैल्यूज देना शुरू हो जाएगी। तो ये आपके पास मेजर इक्वेशंस हैं जो a0 से भी लिखी जाती हैं और x0 से भी। अच्छा भाई, व्हाट डू वी मीन बाय फ्रीक्वेंसी विथ फॉर्मूला? नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। इस फॉर्मूले के लिए एक बात ध्यान में रखनी है, ये सिर्फ कितनी वेव के लिए पॉसिबल है, और मैक्सिमम वेव्स हो तो आपके पास ये फॉर्मूला होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ रिपीटिशंस। अगर आपके पास एक वेव 6 बार बन रही है, एक वेव का मतलब एक कंप्लीट वेव, कितना एंगल है इस कंप्लीट वेव का? 360, और रेडियंस में कितना? 360 को रेडियंस में कन्वर्ट कर लिएगा, 360 मल्टीप्लाई बाय π/180, तो भाई 180 1 जा 180 2 जा कितना हो गया? अगर ये वेव 6 बार बन रही है तो कितना एंगल होगा इसका टोटल? एक वेव का 2π, दो वेव्स का 4π, 3 वेव्स का 6π, 4 वेव्स का 8π, 5 वेव्स का 10π, 6 वेव्स का 12π। बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं, जितनी बार ये वेव बनी उस नंबर को यहां पर मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, और जितनी बार बनी यानी रिपीट हुई उसको क्या कहते हैं? क्लियर हो गई बात? तो ओमेगा किसके बराबर है? 2πf। एफ बराबर होता है किसके? 1/, ठीक है। तो ओमेगा का एक और फॉर्मूला आता है 2π/t। अच्छा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। व्हाट डू वी मीन बाय हुक्स लॉ? हुक्स लॉ किसके ऊपर एप्लीकेबल है? सिर्फ स्प्रिंग। हुक्स लॉ एप्लीकेबल है ऐसी सरफेस जिसमें इलास्टिसिटी हो, मेनली तौर पे स्प्रिंग। क्या फॉर्मूला है हुक्स लॉ का? F इज इक्वल्स टू -kx, ठीक है। व्हाट डू वी मीन बाय रीस्टोरिंग फोर्स? रीस्टोर का मतलब होता है वापस लाना। तो वो फोर्स जो किसी भी इलास्टिक ऑब्जेक्ट को अपनी ओरिजिनल जगह पर वापसी ले आए, यानी ओरिजिनल जगह कौन सी होती है? मीन पोजीशन। ऐसी फोर्स जो किसी भी इलास्टिक ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन पे वापसी लाती हो, ऐसी फोर्स आपके पास कौन सी फोर्स कहलाती है? रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सी एनर्जी होगी स्प्रिंग के अंदर जब मैं उसको स्ट्रेच करूंगा? पोटेंशियल। यानी कौन सी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अक्सर सवाल आता है कि काइनेटिक एनर्जी हो सकती है स्प्रिंग में? सिर्फ जब हो सकती है जब वो मूव कर रहे हैं, अदरवाइज जब आप उसको खींच रहे हैं या वो वापस जा रहा है उसके अंदर उस टाइम सिर्फ एक ही एनर्जी होगी, दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा भाई, टाइम पीरियड, क्योंकि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहे हैं तो वहां आपने दो चीजें पढ़ी हैं, स्प्रिंग मास सिस्टम। इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला, मास आ रहा है और स्प्रिंग आ रहा है तो 2π तो होना ही है, अंडर रूट मास भी होता है और स्प्रिंग का क्या होता है? k। और अगर यही बात हो रही है सिंपल पेंडुलम की, फिर क्या होगा? सिंपल पेंडुलम में एक लेंथ होती है, और देखो स्प्रिंग मास में मास था और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था? k। सिंपल पेंडुलम के अंदर जो चीज चेंज हो सकती है वो है लेंथ, और कांस्टेंट क्या होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा भाई, ये आ गई सारी चीजें। तो मुझे बताएं ओमेगा के यहां से कुछ और फॉर्मूले निकल रहे हैं? अगर मैं आपको समझाने के लिए बताऊं ओमेगा किसके बराबर है? 2π/t के। मैं t को नीचे ले आता हूं और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। यानी यहां पर हो जाएगा
2 पाई अपॉन टी, और ये k डिवाइड से मल्टीप्लाई में और m मल्टीप्लाई से डिवाइड में। और सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल्स टू l अपॉन जी से क्या हो जाएगा, 2 अपॉन टी किसके बराबर था, ओमेगा। तो ओमेगा का एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट k अपॉन m, और ओमेगा का एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट g अपॉन l। ठीक है, सब ये रिकॉल होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आपने ड्राइव करे में पूरे पूरे। डिस्प्लेसमेंट हो गई, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट से क्या लिंक है, क्या रिलेशन है, समझे नहीं। एंगल के बारे में बात करते हैं, उनका फेज डिफरेंस कितना है, 180। कितना है आपके पास, 180। अभी आपने पढ़ा एक्सेलरेशन अगर इस तरफ है तो डिस्प्लेसमेंट वापस जारी होगी, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई, ओपोजिट, और ओपोजिट का मतलब एंगल कितना हो गया, 180। तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के मुकाबले कैसा होता है, आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज का मतलब कितना एंगल होगा, और 180 का मतलब रेडियंस में कितना हो जाएगा, पाई। अच्छा भाई, वेलोसिटी विथ एंगुलर वेलोसिटी क्या रिलेशन है, लीनियर वेलोसिटी वर्सेस एंगुलर वेलोसिटी क्या रिलेशन है, रिलेशन मतलब फॉर्मूला क्या है, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी का कोई फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है वो बता दें। v इज इक्वल्स टू डैश ओमेगा आर ओमेगा, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। एक सर्किल में है हम, उसका सेंटर मीन पॉइंट से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, इसका सेंटर पॉइंट से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसी भी पॉइंट का क्या कहलाता है, रेडियस। इसका मतलब r बराबर हो गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के, तो v बराबर हो जाता है किसके, x नॉट ओमेगा। आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, a इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, कुछ जगहों के ऊपर आपको ऑप्शंस के अंदर x नॉट की जगह a नॉट मिल सकता है, और अगर x लिखा हुआ है तो उसकी जगह क्या मिल सकता है, a। तो इससे परेशान नहीं होना, a नॉट का भी मतलब एम्पलीट्यूड ही है और a का मतलब नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट ही है। एनर्जी का फॉर्मूला बता दें, क्या किसी वाइब्रेटरी मोशन के अंदर एनर्जी चेंज होगी या कंजर्व रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो टोटल एनर्जी ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू 1/2 kx स्क्वायर। ठीक है भाई, और पोटेंशियल का भी सेम ही फॉर्मूला है, पोटेंशियल का भी सेम ही फॉर्मूला है। न्यूमेरिकल्स पे आए भाई, वो एमसीक्यूज पे आते हैं बस। ठीक है भाई, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये लो, क्योंकि उसमें टोटल एनर्जी जब ही आएगी जब उसकी पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगी। चले भाई शुरू करिएगा, पहले एमसीक्यू आप सब। इतने ज्यादा हैं क्या इसके, simple. What is the term for maximum displacement of an object? What is the term for the maximum displacement of an object from its equilibrium position in oscillatory motion? आपसे क्या इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, वो बात कर रहा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की, और कौन से मोशन में, ऑस्किलेटरी। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए बड़ा सिंपल सा वर्ड है, क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिस्टोरिंग फोर्स। हुक्स लॉ अगर आपको याद हो, कौन सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और x की डायरेक्शन कैसी होती है, ऑपोजिट। The time taken for one complete cycle is called period, time period.
एक कंप्लीट वेव का बनना, उसमें जो टाइम लगेगा दैट विल बी कॉल्ड टाइम पीरियड. What type of motion is exhibited by mass attached to a spring when it is displaced from its mass? स्प्रिंग कौन से मोशन के परफॉर्म करते हैं? ऑस्किलेटरी मोशन, और उसमें भी कौन सा वाला? सिंपल हार्मोनिक मोशन. जी, ये आप लोगों के लिए सवाल है. Which of the following equation describe the position in its simple harmonic motion as a, देखो नॉर्मल वेव क्या बनती है? साइन ओमेगा टी, और जब उसमें पाई बाय 2 यानी कि एक और एंगल प्लस करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? कॉस. अभी हमने बात करी थी ना, कॉस 90 डिग्री आगे चलता है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? बोथ ए एंड सी. व्हाट इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन? चलो बोलो. डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है बेसिकली एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन. द टोटल एनर्जी इन एसएचएम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एंड नॉन जीरो. एनर्जी तो होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता एनर्जी ना हो. अगर एनर्जी नहीं होगी तो मूव कैसे करेगा स्प्रिंग? तो कांस्टेंट होती है, कंजर्व्ड होती है, और साथ साथ क्या होती है? नॉन जीरो. जी, अगला बताइएगा. डिस्प्लेसमेंट साइन ओमेगा टी भी हो सकती है, और क्योंकि वेव चाहे 0 से शुरू करो चाहे 90 से शुरू करो सेम हो सकती है. जो हम बात कर रहे थे अभी ऊपर, कहां पे? यहां. ये हम किसकी बात कर रहे थे? अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट क्या है? ओरिजिनल पोजीशन से साइन बनती है बिल्कुल 90 पे जाके शुरू होती है 1, कॉस बनती है 0 से ही. यानी अगर मैं इस पे ग्राफ बना लूं तो जो साइन का ग्राफ है वो शुरू होता ही 90 से, क्योंकि 90 पे उसकी वैल्यू हाई होगी. जबकि कॉस का ग्राफ कहां से शुरू हो जाएगा? कॉस का ग्राफ कहां से शुरू हो जाएगा? 0 से ही. क्या हुआ? कॉस का ग्राफ 0 पे 1 दे रहा है, साइन का ग्राफ किस पे 1 दे रहा है? 90 पे. तो अब आप इसको डिस्प्लेसमेंट दिखाने के लिए चाहे ये लिखो कि अगर ये कोसाइन वेव है तो कॉस ओमेगा टी, और अगर साइन वेव है तो साइन ओमेगा टी. यानी अगर मैं इस वेव की बात करूं, ये कौन सी वेव है? साइन. इसका फॉर्मूला क्या हो गया? साइन ओमेगा टी. और अगर ये वेव बनी हुई है तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? कॉस ओमेगा टी. तो वेव देख के डिस्प्लेसमेंट बताई जा सकती है, तो वो साइन भी हो सकती है और कोसाइन भी. तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? अभी बताया एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय 2 पाई अपॉन टी या टी अपॉन 2 पाई. अभी पढ़े ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी. तो इसका फॉर्मूला, इसका आंसर ये होना चाहिए. अच्छा, के अपॉन एम. अच्छा सही है, फिर सही है. अंडर रूट के अपॉन एम. ओमेगा के ये ना दोनों फॉर्मूले, अंडर रूट के अपॉन एम और 2 पाई अपॉन टी. ये रहा. अच्छा भाई, which of the following factor does not affect the period of a simple pendulum? does not लेंथ फॉर्मूले में आता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द स्विंग आता है. क्या नहीं आता? मास ऑफ पेंडुलम बॉब. डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में फेज डिफरेंस कितना था? डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में फेज डिफरेंस कितना था? 180. ओपोजिट डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में कितना होगा? 90. कितना होगा? 90. जब हम बात करते हैं ना कि साइन चेंज हो रहा है कॉस में पाई बाय 2 प्लस करके, तो वो वेलोसिटी की बात हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं ना. तो टाइम विद डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी. और कितना डिफरेंस लेकर घूम रहा होता है वो? डिस्प्लेसमेंट विद डिस्प्लेसमेंट
जीरो फेज डिफरेंस, डिस्प्लेसमेंट विथ वेलोसिटी पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस, डिस्प्लेसमेंट विथ एक्सेलरेशन 180 यानी कि पाई। तो बीच का एक सवाल और निकाल लें, व्हाट इज द रिलेशन फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन? पाई बाय 2 बचा, 0 पाई बाय 2 180, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों बराबर में है, तो कितना डिफरेंस हुआ? पाई बाय 2। द रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स, रीस्टोर कहां पर करेगा वो लाकर, रीस्टोर कहां पे लाके करेगा वो, उसको दोबारा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे यानी मीन पोजीशन पे। जी, मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट ओमेगा। तो एक्स नॉट ओमेगा कहाँ है यहाँ पे? मैंने अभी आपको बताया कि एक्स नॉट, अच्छा ये आया कहां से? किसी को वेलोसिटी का ड्राइव फॉर्मूला याद है? v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। याद आ गया है फॉर्मूला? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो मैक्सिमम है तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो अगर x 0 हो गया तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, v इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब आप एक्स नॉट की जगह a लिख लें भाई, v इज इक्वल्स टू a ओमेगा। चलें प्लीज सॉल्व करिएगा। मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। क्या दिया हुआ है? एम्पलीट्यूड दिया हुआ है एक्स नॉट और के दिया हुआ है। के कितना दिया हुआ है बेटा? कितना? के कितना है? 200। देख लेते हैं करके। और 200 यह आ गया, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है एक्स नॉट, और निकालना है क्या है? वेलोसिटी। v इज वेलोसिटी तो है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड? v इज इक्वल्स टू एक्स नॉट ओमेगा, ओमेगा तो है ही नहीं। अब क्या करें? कुछ और दिया हुआ है, 0.5 मीटर स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 200 न्यूटन मीटर। तो ओमेगा निकालना है, कैसे निकालूं? अंडर रूट एम अपॉन के फॉर्मूला है ओमेगा का, फिर फंस जाएंगे, क्या नहीं पता कैसे निकलेगा ओमेगा। सोचो सोचो क्या करना चाहिए ओमेगा निकालने के लिए? आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन हो रहा है। अच्छा, मेरे ख्याल से इसमें मास मिसिंग है, क्योंकि एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, आप इसमें मास रखें, ये देख रहे हो क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द मास, यहाँ पे आगे कंटिन्यू होना था, इसको रखना 0.5 kg, फिर आंसर आ जाएगा। चेक करो। v इज इक्वल्स टू एक्स नॉट, ओमेगा की जगह क्या आ गया? अंडर रूट, क्या लिखूं? k अपॉन m। v इज इक्वल्स टू एक्स नॉट, सॉरी एक्स नॉट आ गया 0.5, 200 डिवाइडेड बाय 0.5 कितना हो गया? 200 को आधे से डिवाइड करें यानी डबल कर दें, कितना? अंडर रूट 400। अंडर रूट 400 किसका रूट है? टेन मीटर पर सेकेंड। चेक कर लें बेटा एक दफा। सिक्सटीन वाला देखिएगा मेरा बेटा सारे। A pendulum has a length of 2 meter. What is its period? लेंथ दी हुई है 2 मीटर,
जी की वैल्यू हम सबको पता है कितनी होती है, उसका टाइम पीरियड निकालें। आंसर बताइएगा बेटा निकाल के। हाँ भाई, क्या आंसर आया? t इज इक्वल्स टू 2 पाई की वैल्यू हो गई 3.142 अंडर रूट लेंथ दी हुई है 2, g की वैल्यू 9.8 से रखने में ना फिर कैलकुलेटर चाहिए होगा, लेट से मैं 10 रख देता हूँ, तो t इज इक्वल्स टू ये हो गया 6.284। और इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, अभी 10 के ऊपर कुछ पावर दी है तो क्या होगी 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1। अब -1 का मसला ये है कि जब मैं अंडर रूट खोलूंगा तो कैंसिल नहीं होगा, 2 कैंसिल हो सकता है, तो 2 बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, t इज इक्वल्स टू इसको मैं कर देता हूं 0.2 एक्सपोनेंट -2। अब अंडर रूट खोल लें आप, t इज इक्वल्स टू 6.284 एक्सपोनेंट 2 जब रूट से अच्छा अब इसको लिखूं कैसे, क्या चीज, -1 पहले से ही था, ये +1 है ना, 10 ऊपर गया तो -1 हो गया, तो फिर मैंने उसको एक दफा और पीछे लिया, -2 बन गया, सॉरी अब ये -2 बन गया एक दफा आगे लेके। 20 का रूट लेना है आपको और 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 से 2 कैंसिल, t इज इक्वल्स टू 6.284। 20 का रूट कितना आएगा, 20 किसके करीब है, 4 के, और 5 से दूर है तो 4 से ज्यादा और 5 से कम, तो 20 का रूट तकरीबन होता है 4.47। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो भाई, जरा मल्टीप्लाई करके आंसर बताना इन दोनों को। क्यों भाई 4.47 है, कितना 35, 25.12, एक दफा डेसिमल क्या करें पीछे ले जाएं, तो t इज इक्वल्स टू 2.5, 10 की पावर +1, 10 की पावर -1, तकरीबन 2.5, कोई आसपास का आंसर है, 2 है, बस ठीक है, नहीं 2.5 है ना, तो 2.5 हमने g की वैल्यू बड़ी ली थी, तो इसका मतलब अगर हम कम करेंगे तो आंसर बढ़ेगा, g डिवाइड में 9.8 को 10 लिया, यानी मैंने डिवाइड में नंबर बढ़ाया तो आंसर छोटा होगा, अगर डिवाइड में नंबर छोटा होगा तो आंसर क्या होना चाहिए, बड़ा, तो 2.5 से बड़ा कितना है, लगभग 3.2 आएगा इसका आंसर। कैलकुलेटर से एक दफा करके देख लो, अगर किसी के पास है क्लियर हो जाएगा। क्या हुआ, किसी के पास नहीं है प्लीज यार, सिर्फ चेक करने के लिए भाई, मानता हूँ अलाउ नहीं है, डायरेक्ट नहीं करवा रहा मैं भी।
2.8 यानी वही 3.2 के करीब हो गया। ठीक है, चले भाई एक दफा देख लें आप लोग भी कैलकुलेशंस आप लोगों की, आप लोग इसको जैसे करना चाहें, जितना आप आसान करके कर सकते हैं आप करें। ठीक है भाई, आगे बढ़िएगा जी, अगला सवाल करके दिखाइएगा। अ पार्टिकल मूविंग इन SHM एज अ डिस्प्लेसमेंट x एंड द टाइम पीरियड ऑफ 4 सेकेंड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मालूम करें जल्दी से। कैसे निकालोगे? 2 पाई अपॉन t। इसका मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट का कोई काम नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का कोई काम नहीं है इस फॉर्मूले में। क्यों नहीं है? आपके पास t दिया हुआ है, ओमेगा निकालने का बड़ा आसान तरीका है 2 पाई अपॉन t। तो 2 पाई अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ओमेगा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। पाई की वैल्यू अगर होती है 3.142 और इसको 2 से डिवाइड करें तो आप देख लें इसका आंसर कुछ 1.5 के आसपास आना चाहिए। तो 1.5। अच्छा, ये मैंने कैसे अंदाजा करा? 3 को हाफ कर दें, 3 का हाफ क्या होगा? 1.5। ये उससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, तो 1.5 से थोड़ा सा आगे का आंसर आना चाहिए इसका। आप देख लें ऑप्शंस में एक ही है। अगला करिएगा, अगर फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है तो टाइम पीरियड बताएं कितना होगा? कौन सा फॉर्मूला? वन अपॉन 5 कितना? 0.2। गुड। अगला करिएगा, मास दिया हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। E इज इक्वल्स टू 1/2 k x का स्क्वायर। चले जल्दी से। हाँ, अगर तुम नॉर्मली देखो ना, चेक कर लें अगर आप लोग नहीं हो रहा। E इज इक्वल्स टू 1/2 k x का स्क्वायर। 1/2 k कितना दिया हुआ है? 100। और x कितना दिया हुआ है? 0.50 हो गया। कितना आ गया इसका आंसर? 50 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब डिवाइडेड बाय 10 5 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 100 कर दें तो 0.5 आ जाएगा। आगे बढ़िएगा। व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग मास सिस्टम विथ दिस एंड दिस? कैसे निकलेगा? सिर्फ फर्क क्या होगा? टोटल निकालते हुए ये हो जाएगा 1/2 k x नॉट का स्क्वायर। तो फिर सॉल्व कर लें। अब मैं 20 छोड़ के इसके बाद 21 पे आ जाऊंगा। 19 करें फिर हम 21 पर आएंगे जल्दी से। फिफ्टी मल्टीप्लाई बाय 0.09 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना बना? कोई चीज नहीं दी हुई क्या? क्या वैल्यूज बताइएगा बेटा। E इज इक्वल्स टू 1/2 k x नॉट का स्क्वायर। E इज इक्वल्स टू 1/2 k कितना है और x नॉट कितना है? 2.25।
अब ना ये 0.09 तकरीबन ये 0.1 है, तो 25 को अगर मैं 0.1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये समथिंग आना चाहिए 2.5, और अगर ये 0.09 है तो इससे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, कितना? 2.25। आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके देख लें कैसे मल्टीप्लाई होगा। जरा देख लीजिएगा, 5 9 जा 45, 5 0 जा 0 प्लस 4, 5 0 जा 0, 2 9 जा 18, 2 0 जा 0 प्लस 1 और 2 0 जा 0, 5 और 2 डिजिट्स के बाद है तो कितना आ गया? 2.25। आप चाहे इस तरह से मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर लें। चले भाई 21, थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स खत्म, अब आते हैं दोबारा इसी पे। विच टाइप ऑफ ग्राफ represent best the displacement of an object in simple harmonic? क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन का ग्राफ लीनियर होता है? क्या लीनियर, वो तुम लोगों का लीनियर नहीं होता, पैराबोलिक नहीं होता, एक्सपोनेंशियल नहीं होता, कौन सा बनता है? साइन या कोसाइन। 22, in a graph of displacement versus time for simple harmonic motion, the maximum displacement from the mean position is called? Which of the following graph would represent the velocity of an object in simple harmonic motion as a function of time? जी जनाब, मैंने अभी आपको बताया था वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो हम जब डिस्प्लेसमेंट में साइन ग्राफ बनाते हैं और उसको टाइम π/2 से डिवाइड करके आगे ले रहे होते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है? कोसाइन ग्राफ में। तो इसका आंसर क्या होगा? अभी आपसे कहा था ना, डिस्प्लेसमेंट बनाया, उसको टाइम के फंक्शन से आगे ले गए या टाइम के फंक्शन से डिवाइड करवा दिया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम्स गिव्स वेलोसिटी, और वेलोसिटी का मतलब हम उसको कितना आगे ले गए? π/2। तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में कितना डिफरेंस हो गया? π/2। तो डिस्प्लेसमेंट को जब भी आप π/2 आगे शिफ्ट करा रहे हो तो वो किसके ग्राफ में चेंज हो रहा है? वेलोसिटी। 24, in the context of simple harmonic motion, what does the area under the graph in a velocity versus time graph present? सोचो। एक्सेलरेशन आपको खुद कह रहे हैं वो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी और टाइम को अगर डिवाइड कर दें तो क्या चीज मिलनी है भाई? ग्राफ में ना जब भी स्लोप निकलता है ना, स्लोप, आपने थर्ड इक्वेशन पढ़ी थी, स्लोप y/x। टाइम हमेशा कौन से एक्सिस पे मिल रहा है? x पे या y पे? x, और y पे क्या मिल रही है इस ग्राफ में? y/x, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम। व्हाट विल इट गिव्स? एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या देगा? वेलोसिटी। चले अगला 25, in simple harmonic motion the acceleration versus time graph is characterized by? ग्राफ सब में एक ही बनता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, कौन सा? साइन या विद अ फेज शिफ्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। व्हाट इज द फेज शिफ्ट का मतलब? कितने फेज से आगे, फेज डिफरेंस, यानी फेज शिफ्ट क्या हो गया? ये है, फर्ज कर लो एक साइन वेव, ठीक है, और ये आ गई, सॉरी ये आ गई इसकी कोसाइन वेव, तो ये 90 डिग्री से इसको हिट करेगा। क्या चीज? फेज डिफरेंस। इसी देखो, ये कलर दिख रहा है, ये है बेटा साइन वेव, सही है। कोसाइन वेव कैसी बननी है? कोसाइन वेव आपके पास वो बनेगी जिसमें 0 पे 1 दिख रहा होगा
और 90 पे कितना हो गया 0। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये दिस इज फेज डिफरेंस। ठीक है भाई, अगला चलें। दैट एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेशन क्या होती है? तो सही है, आगे बढ़े। द पीरियड ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिफाइंड एज, एक साइकिल का टारगेट टाइम, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2, पीरियड क्या होगा 1/2 कितना हो गया? The angular frequency of a simple harmonic motion या oscillation is related to its frequency f by which equation? Omega is equals to 2 pi f या 2 pi upon t। f की जगह 1/t आ गया तो डिवाइड में t आ जाएगा, मल्टीप्लाई में f रहता है। Instantaneous velocity of a particle in simple harmonic motion at maximum displacement। क्यों? If the amplitude of a simple harmonic motion of an oscillator is doubled, how does it affect the maximum speed? आपने पढ़ा, कहाँ गया भाई, v is equals to x नॉट ओमेगा। ओमेगा तो कांस्टेंट है ना एंगुलर वेलोसिटी, v is directly proportional to x नॉट। अगर एम्पलीट्यूड को डबल कर दें तो वेलोसिटी क्या होगी? द फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस पर सेकेंड। जी जनाब, in the equation of xt a cos omega t plus phi, what does phi represent? यहां फेज कांस्टेंट नहीं आएगा, क्या आना चाहिए? फेज डिफरेंस या फेज एंगल। फेज एंगल भी कहते हैं, फेज डिफरेंस भी कहते हैं। Which of the following quantities remain constant in SHM? SHM के अंदर क्या एम्पलीट्यूड चेंज होगा? अगर मैक्सिमम स्प्रिंग 1 मीटर खींच सकता है, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो पीरियड कैसे चेंज होगा? सोचें भाई क्या होगा इसमें। पीरियड क्यों? एक वजह है, क्यों पीरियड? क्या पूछ रहे हैं? रिमेन्स कांस्टेंट। कौन सा रहेगा सेम हमेशा? क्यों? वो रिपीट करेगा, वो हमेशा सेम है, वो एक ही चीज पर जारी रखेगा। एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी आगे पीछे हो सकती है, पर पीरियड उसका एक ही रहना है। आगे, व्हाट इज द मोशन ऑफ अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड अलोंग अ सर्कुलर पाथ? जब कोई बॉडी सर्किल में घूम रही है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, और वो कौन सा मोशन होता है? यूनिफॉर्म। 36, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी? मैं बना के दिखा देता हूं, फिर आप लोग डिसाइड कर लें। किसी भी सर्किल को अगर कोई लाइन टच होती भी जाती है तो हम उसको कहते हैं टेंजेंट लाइन। तो इसलिए इसकी डायरेक्शन हमेशा कैसे होगी? टेंजेंशनल। 37, when a particle is projected along a circular path, which force provide the centripetal acceleration? Tension in the string। और इसका दूसरा नाम क्या होगा? सर्किल में घुमाने वाली फोर्स है कौन सी? सेंट्रिपिटल फोर्स। जी जनाब, रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड रेडियस फॉर अ पार्टिकल मूविंग v is equals to, हाँ भाई ये कैसे बनेगा? v is equals to r ओमेगा होना चाहिए, ये कैसे बनेगा? या तो मेरे ख्याल से इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, क्योंकि एक साथ दो भी नहीं आ सकते ना, ये नहीं आएगा, ये v गलत आ गया है सब में। फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है।
दोनों ही सही हैं फिर तो, ये भी आर ओमेगा है। नहीं, प्रोडक्ट तो होता ही नहीं है ना, मल्टीप्लीकेशन है सिंपल। तो अब आप इसमें से कोई सा भी लिख लें, इसका एक्चुअल आंसर है v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। हो सकता है एक ऑप्शन ऐसी हो और एक ऑप्शन करेक्ट वाला हो, वो दोनों कॉपी हो गए। चलें, if a particle is projected tangentially to the circular path, which of the following is correct? पार्टिकल प्रोजेक्ट हो रहा है टेंजेंशनली, तो उसकी क्या चीज कांस्टेंट रहती है? सर्कुलर मोशन में क्या चीज कांस्टेंट रहती है? वेलोसिटी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट हो गई, तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो सर्किल एक बार बड़ा बन रहा है, एक बार छोटा बन रहा है। ज्यादा हो गई तो बड़ा बनाएगा, कम हो गई तो छोटा बनाएगा, तो फिर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर तो रहा ही नहीं ना जी। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर ऑलवेज, अभी बताया था मैंने, इधर सुन लें फिर से, ये बात याद रखने के लिए सुन लें। डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन ये दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री दूर हैं? 180। क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन कैसी है? ऑपोजिट। डिस्प्लेसमेंट को चेंज करें और एक्सेलरेशन से पहले बीच में क्या आना चाहिए? तो अगर ये टोटल 180 है, इस तरफ भी कितना होगा और इस तरफ भी कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी 90, वेलोसिटी एक्सेलरेशन 90, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन 180। तो क्या आंसर होगा इसका? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कितना दूर होते हैं एक दूसरे से? फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज है सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का क्या मतलब था? टूवर्ड्स द सर्किल, तो उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? इनवर्ड, टूवर्ड्स। 42 बताइएगा। प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री होती है ना प्रोजेक्टाइल की, ये पैराबोला है। दिस इज नोन एज पैराबोला। और जब भी आपके पास प्रोजेक्टाइल की बात होगी तो वो कौन सी चीज बन रही होगी आपके पास? पैराबोला। आगे when a particle moves along a circular path, the time period to the frequency is, चले भाई 41 से 45 आप सबने खुद करने अभी जी। मैं करवाऊंगा लेकिन आपके पास 5 मिनट है इसको खुद से करने के लिए। सॉरी, 44 से 49। और मैं किसी से भी पूछूंगा, बस उसने जवाब देना है। कुछ लोगों को मैं नोट कर चुका हूं। फोर्टी 44 से 49। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कैसी होती है? एक बात याद दिला दूं, कांस्टेंट होती है, लेकिन कैसा क्या वो सब आप लोगों ने जवाब लगाना है। आज वर्कशीट इलेक्ट्रिक फील्ड्स की है। कैसे थे एमसीक्यू? देख लेते, गंदे थे। क्यों? सही इनसे नहीं लिखे हुए थे। खुद तुम लोगों से पूछ रहा हूँ कैसे एमसीक्यूज थे।
44 किस किसने कर लिया? क्या वो लड़कियां सो रही हैं? 44 किस किसने कर लिया? चलो गुड, 44 हो गया। 45 भी हो गया यहाँ पर, तो 49 तक होगा इसका मतलब, नहीं हुए। चलें, और दिया 2 मिनट का टाइम। बाजियों को जगाओ, सॉल्व करवाने हैं भी आप दोनों को, इसीलिए मैंने कहा था मैं देख चुका हूँ किससे सॉल्व करवाने हैं, और इसको बोलने के चक्कर में 2 लोग और जाग गए थे। हो गए? चले भाई, यहाँ से आवाज आ गई, हो गए? और कोई? हो गए? चले भाई, कुलसुम पीछे वाली बाजी से बोलो 44 का आंसर है। करना थोड़ी है, बताना है सिर्फ। अरे बाकी तो नहीं। या अल्लाह मेरी तौबा। 44 इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज, देखें मैग्नीट्यूड सेम रहता है तो मैग्नीट्यूड चेंज होने का सवाल ही नहीं होता, ये भी चीज नहीं हो सकती। इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होंगे तो एक्सेलरेशन कहां से आएगी? तो ये भी नहीं हो सकता। एक्चुअल आंसर क्या हुआ? सी। 45 द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, किस किसने ऑप्शन बी लगाया और किसने बी के अलावा लगाया? सबने बी लगा दिया, बी ए लगाया। चल तू ही गलत है फिर। अच्छा ऑप्शन गलत है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ना, एंगुलर वेलोसिटी की बात हो रही है। 46 द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड इज कांस्टेंट। 47 व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इफ इट कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन। एक सर्किल जब उसने पूरा बना लिया तो उसने रेडियंस में कवर करा 2 पाई और डिग्रीज में 48 द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v² अपॉन r। Which of the following quantities does not remain constant for a particle in uniform velocity? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चलो भाई, हाँ भाई, इस पे क्या लगाया? 49 पे क्या चीज? ऊपर इसको लगा चुके हो तुम लोग 44 पे, इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल कांस्टेंट हो सकती है ना, रेडियस सेम है, ओमेगा भी सेम है वैल्यू में, आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा भी सेम, आर भी सेम, कांस्टेंट हो जाएगी, लेकिन प्रोड्यूस करने के लिए उसको डायरेक्शन लाजमी हो गई। चले भाई 50 थोड़े से रह गए, प्लीज कॉपरेट। 50 कर ही लेते, ये भी कर लिया, बल्कि जरा चेक कर ले, ये करवा चुका हूं मैं। क्या होगा? पैराबोलिक, क्योंकि किसकी बात हो रही है? प्रोजेक्टाइल। चले भाई 51, बस ये 8-9 रहेगा, ये खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं बस। 51 अगर एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा जाए सर्कुलर पाथ में इनिशियल वेलोसिटी v0, द एंगल एट विच द पार्टिकल मूव्स डिपेंड्स अपॉन। चले भाई, मुश्किल आ गया। एंगल किस पे डिपेंड करेगा अगर एक पार्टिकल को सर्किल में घुमाया जाए? एक तो रेडियस और दूसरा वेलोसिटी की, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन, यानी कि किस पे आ गया? इनिशियल वेलोसिटी एंड द रेडियस। In the projection of a particle along a circular path, which of the following does not affect the maximum height of the trajectory?
हाइट का फॉर्मूला जहन में लाएं, प्रोजेक्टाइल वाला, उसमें क्या नहीं आता इनमें से, रेडियस नहीं आता। h इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्या आ रहा है रेडियस इसमें कहीं भी, तो इसका मतलब रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा। 53 फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ द टोटल एक्सेलरेशन इज द वेक्टर सम ऑफ, क्यों क्यों आंसर सही है, क्यों? बिल्कुल, जब आप इसको सारों को सम करेंगे तो टेंजेंशनल डायरेक्शन की वजह से सेम हो रही होगी, जबकि रेडियल मैग्नीट्यूड की वजह से कांस्टेंट रहेगी। और जब ये चेंज हो रही है टेंजेंशनल, तो आपको रिजल्ट मिल रहा होगा इसका क्या, एक्सेलरेशन। चले भाई 54 What will happen to the speed of the particle moving in a circular path if the radius of the circle is doubled while keeping the centripetal force constant? R को इधर ले जाए, FC को इधर ले आए, R is equals to mv square upon FC। फोर्स भी कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट। अब क्या कह रहे हैं, 4 टाइम्स हो जाएगी, तो अभी डबल कह रहे थे तुम लोग। अच्छा एक बात दोबारा सवाल पढ़ लो, क्या रेडियस पूछा है 4 टाइम्स, वेलोसिटी पूछी है, तो अगर वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी होगी अंडर रूट आर। अगर आप रेडियस को डबल करेंगे तो वेलोसिटी √2 टाइम्स इंक्रीज होगी। ये बात समझ आई? आप जब यहां पर आ गए थे ना, तो आपने सीधा सीधा बोला v की जगह 2 रखें, टोटल हो जाएगा 4। r चाहिए रेडियस, तो वेलोसिटी को जब डबल करा तो उसके ऊपर रूट आ गया, तो इसका कहां होगा, A spring attached by a load of weight W is vibrating with a period T। चलो भाई जल्दी से बता दो इसका आंसर। इसका आंसर आप लोगों ने बताना है प्लीज जल्दी से। If the spring is divided into its 4 equal parts, लेंथ का तो रिलेशन ही नहीं पूछा। एक 100 मीटर का स्प्रिंग है, उसको 4 हिस्सों में तोड़ दिया, क्या उसके स्प्रिंग कांस्टेंट पे कोई फर्क पड़ेगा? वो 4 अलग अलग हो जाएंगे। यानी क्या होगा, स्प्रिंग को 4 हिस्सों में तोड़ा तो वो कितना हो गया, 4k। T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m, और k कितना हो गया, 4k। 4 का रूट क्या होगा, 2। तो भाई T इज इक्वल्स टू हो गया 1/2। बाकी क्या बच गया, ये ओरिजिनल टाइम पीरियड था, ये चेंज हो गया, तो ये 2 पाई m के ओरिजिनल का था, तो T इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल टाइम पीरियड, तो आधा हो गया टाइम पीरियड। ये बात समझ आई? मैंने क्या करा, यहाँ स्प्रिंग को 4 हिस्सों में तोड़ा, तो टाइम पीरियड चेंज होना चाहिए, इसलिए चेंज कर दिया। ओरिजिनल टाइम पीरियड T, और कितना चेंज हो रहा है, बाय 1/2। कितना आया भाई, चले भाई कितने रह गए, 3 या 4 आपके हैं बस, ये आखिरी। चले भाई गो अहेड, 4 आप लोगों ने करने आखिरी। फिफ्टी 56 में आपने टोटल एनर्जी का फॉर्मूला जहन में रखना है, आंसर आ जाएगा x0। अबे स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। चलो भाई खत्म करें, 56, 57, 58, 59 4 कर लें बस, ये इसके बाद खत्म।
इसके बाद आपकी शीट वो क्या है, वर्कशीट का टाइम आ जाएगा दोबारा। If a body oscillates with natural frequency omega d of the driving force, then the oscillations are called। अगर जबरदस्ती ऑस्किलेशन नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑस्किलेट हो रही है, ओ फ्री ऑस्किलेशन होनी चाहिए, नहीं देखो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से हो रही है लेकिन क्या लगा के, तो फोर्स्ड ऑस्किलेशन। लास्ट वाला चाहो तो करना, ये पूरा बुक का न्यूमेरिकल डाल दिया। इसका आंसर बता देता हूं मैं, इसका आंसर 7 आएगा। ये बुक का न्यूमेरिकल डाला हुआ है पूरा। हाँ भाई 56 क्या आंसर आया? ए। किस किस का ए आया? किस किस का डी आया? सभी का। कैसे आया डी? अच्छा, एनर्जी इज डायरेक्टली, एनर्जी बराबर होती है 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर। 1/2 और के कांस्टेंट तो प्रोपोर्शनल, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नॉट का स्क्वायर, तो एनर्जी होगा स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑस्किलेशंस। अगर एक बॉडी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मूव कर रही है पर उसपे क्या लग रही है? ड्राइविंग फोर्स, तो वो कौन सी ऑस्किलेशंस हुई? फोर्स्ड ऑस्किलेशन। A heavily damped system has a fairly flat resonant curve in कौन सा ऑप्शन का है? फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी या एक्सेलरेशन टाइम या कोई और सा? एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ग्राफ। खत्म भाई। लास्ट वाला पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, फॉर्मूले बता देता हूं। आप सबसे पहले इसमें देखो निकालनी क्या है, मैक्सिमम स्पीड v इज इक्वल्स टू एक्स नॉट ओमेगा। ठीक है, ओमेगा कैसे आएगा? ओमेगा आएगा आपके पास 2 पाई एफ से, और f कैसे आएगा? f इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टेचेस अपॉन टाइम। तो नंबर ऑफ स्टेचेस, इसको टाइम से डिवाइड करेंगे, f आ जाएगा। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट, जो मशीन है वो मूव कर रही है टॉप से बॉटम 8.4 मिलीमीटर्स, तो मीन पोजीशन से कितना डिस्टेंस हुआ इसका? इसको हाफ करना पड़ेगा, तो एक्स नॉट ऐसे आएगा। ये बुक का न्यूमेरिकल डाला हुआ है। हाँ ये बुक का न्यूमेरिकल है, मैं खुद कह रहा हूँ, इतना बड़ा नहीं आएगा, 3-4 फॉर्मूले लगा के।